हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 25 सवाल डिस्कस करेंगे जीके जीएस जिन्हें पूछा गया था 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में। इसके बाद लगभग 7-8 आपकी और वीडियो कंप्लीट कवरेज जो 2024 के प्रीलिम्स जीएस का सॉल्यूशन था वो आपका बचा है। तो चलिए फटाफट से इसको खत्म करते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इस पर आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार खुद से आप एक्सप्लोर कीजिएगा, बाकी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। चलिए भाई, ये है आज की क्लास का आपका पहला सवाल और सवाल घराने से संबंधित है। इन्होंने एक नाम दिया है गंगूबाई हंगल का। ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से घराने से संबंधित है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने ऐसे सवालों को पहले कभी नहीं देखा है, तो ये जो घराना है, आप में से सबसे पहले ये चीज पूछेंगे कि सर जी ये घराना क्या चीज है। तो ये टर्म घराना का जो मतलब होता है वो होता है फैमिली, या फिर इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं लीनेज। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के संदर्भ में ये एक ऐसी प्रणाली को रेफर करता है जिसमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है, जिसके जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो आपका एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक पर्टिकुलर प्रकार की म्यूजिकल स्टाइल इस घराने की होती है। ठीक है। अब इन घरानों को लेकर आप लोगों से ना ये अलग अलग पर्सनालिटीज के नाम पूछ लेता है कि इस घराना से आपका कौन संबंधित है। तो जब कभी भी गंगूबाई हंगल का नाम जिक्र हो, तो इसमें आपको किरणा घराना का नाम याद रखना है। तो एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट के रूप में किराना घराना से इनका संबंध है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इस घराना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी एक इम्प्रोवाइजेशनल स्टाइल है, जहां पर जो इनके नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर होता है। तो ऐसे घरानों से संबंधित पर्सनालिटी के आप लोगों को नाम याद रखना है। गंगूबाई हंगल। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी आपको घराना के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना। इन पर भी मैंने पहले आप लोगों से चर्चा करी है, आगे जब कोई सवाल आएंगे वहां पर भी करेंगे। पीछे करी गई वीडियोस के अंदर भी इन पर डिस्कशन है, तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में शिक्षा दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, यह किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? सबसे आसान सवाल इन दोनों सवालों में से यह है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बड़े स्कॉलर, एक एजुकेटर के रूप में इनको जाना गया, जिन्होंने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला और सेकंड प्रेसिडेंट का पद संभाला हमारे देश के अंदर। तो याद रखिएगा। तो ये जो ट्रेडिशन है ना कि टीचर्स डे मनाना चाहिए, इसको लेकर एक सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं कि कब से शुरू हुआ था। तो 1962 से 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एक और सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये कौन से राज्य से आते हैं? तो तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है। अगर वो टाउन याद आप रख पाए तो याद रखिएगा, तिरुतनी। इस टाउन से ये आते हैं, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो आपका 1954 में जब भारत रत्न अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था ना, तो जो सबसे पहले 3 प्राप्तकर्ता थे उनमें से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को उसकी कार्यवाही से संबंधित आप लोग पाते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उससे संबंधित सारे के सारे प्रोविजंस आपको 79 से लेकर 122 तक नजर आते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी चीजें हमसे संबंधित पूछ ली जाती हैं कि भाई कौन से आर्टिकल से बीच में आपको जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसका संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आर्टिकल नंबर 79 ही आप पिक कर लो, इसके बारे में बात करता है। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करता है कि भाई एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। ठीक है। तो ये आसान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? स्टैटिक जीके का जो हमारा इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स वाला टॉपिक होता है, उसमें राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब इन्होंने इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता अमजद
अली खान को लेकर पूछ लिया कि बताइए कि इनको कौन सा वाला दिया गया था, तो इसमें आपको इनको याद रखना है 21वां अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये जो अवार्ड आपके करंट अफेयर में रहते हैं, उनको लेकर आप लोगों को याद रखना है। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड कब स्थापित करे गए थे? 1992 में करे गए थे। और ये जो राजीव गांधी जी हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 20 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिन प्रतिहारों की पहली राजधानी भीनमाल थी, वे किसके शासनकाल के दौरान प्रमुख बने? The Pratihara who first had their capital at Bhinmal gained prominence during the rule of which of these following four ruler? प्रतिहारास के जिक्र के समय में आपको एक रूलर नागभट्ट का जिक्र कराया जाता है। प्रतिहारा डायनास्टी के इनको आप फाउंडर के रूप में भी याद रखिएगा। 8वीं सेंचुरी में इनकी प्रोमिनेंस आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। जो अरब लोग इधर आक्रमण करा करते थे, उनको डिफेंड करने के लिए इनका श्रेय इनको दिया जाता है। तो याद रखेंगे नागभट्ट का नाम, कल को अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसको। भारत के किस राज्य में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? एक सेंचुरी का नाम इन्होंने दिया है जिसका नाम है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होता क्या है, करंट अफेयर के जब कभी भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करता हूं, तो वहां पर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर जिक्र बन रहा होता है, तो मैं उसकी स्टैटिक नॉलेज भी आपको देता हूं। जैसे कि इस चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1957 में स्थापित किया गया था, और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, यहाँ पर लेपर्ड, ब्लैकबर्ग और कई सारी चिड़ियाओं का ये एक प्रकार से फ्लोरा एंड फौना है। आगे बढ़ेंगे। किस समिति ने कुल मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान करी थी? एक कमेटी रिलेटेड आपका टॉपिक बनता है। कई सारी ऐसी कमिटीज जिनका एक योगदान रहा है, उनको लेकर सवाल पूछते जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वो कमेटी जिसने आइडेंटिफाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, किसके लिए? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। तो एक बहुत बड़ी कमेटी रही है जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, तो इनको इसलिए फॉर्म किया गया था कि भाई जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए लीगल प्रोविजंस है, उनकी एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया था अगर ये पूछ लिया जाए? 1999 याद रखना है। एक ही जस्टिस वर्मा, जिनको जे एस वर्मा के नाम से जाना जाता है, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था कि भाई जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, उसको आप रिव्यू कीजिए और कुछ सजेस्ट कीजिए ऐसे तरीके, सो दैट के फंडामेंटल ड्यूटीज को और ज्यादा इन्फोर्सेबल बनाया जा सके। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से आपको ढूंढना है। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम इज जीडीपी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कभी भी अगर आपसे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को लेकर एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी का संबंध देकर ये सवाल पूछे, तो याद रखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर जो बनती है, उसको कंसिडर करा जाता है हमारे देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करता है? इसमें जो जीएनपी होता है यानी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें से जो आपका डेप्रिसिएशन है, मैं यहां पर लिख देता हूं डेप्रिसिएशन, इसको घटाकर प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ये जो एफसी है यानी कि फैक्टर कॉस्ट है, इसके बारे में बताइए। ये रेफर करता है प्रोडक्शन की कॉस्ट को, जैसे कि लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, जिसको आपके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखेंगे इसको, इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, आगे चल के जो भी बात होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ टर्म्स यहां पर डिस्कस करे जा रहे हैं, जैसे कि जीएनपी, इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए होते हैं एक कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यूजुअली एक साल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एनएनपी की बात हो रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है ना, तो आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। ओके,
आगे बढ़ेंगे। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद गुजरात की, ये सभी को आप लोगों को पता होगा। यहां पर इसका 2023 वाला कराया गया था। इस साल वाला कहां पर कराया गया था, जिसको किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था। उसका आयोजन कहां पर करा गया था वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स? देखो, ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे यहां पर आपको दिया गया है बिहेवियरल कंडीशन, मॉलिक्यूलर टारगेट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो पहला वाला ऑप्शन है व्यवहारिक स्थिति, इसको क्या हम ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज करेंगे ना, कि इसकी बिहेवियरल कंडीशन क्या है? नहीं, जनरली ड्रग्स को आप क्लासिफाई करोगे कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है, या फिर उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये पहला वाला नहीं था, इसी को हमें मार्क करना था। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में शुरू करा गया आईजीओटी क्या है? बहुत ही कॉमन सा है, ये है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। तो यहां पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन को मार्क करते हैं। इंडिया के अंदर इसको 2020 के अंदर लॉन्च करा गया था कि कोविड 19 को मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग इस पोर्टल पर प्रोवाइड करी जाए। चर्चा में रहते हैं, ये आपका पता होना चाहिए इनके बारे में। कौन सा पोर्टल किसानों को कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक प्लेटफॉर्म है? भारत सरकार या फिर कोई मंत्रालय या फिर कोई संस्था या फिर कोई राज्य कई प्रकार के पोर्टल, एप्लीकेशन और इनिशिएटिव्स को लॉन्च करता है अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों के लिए, तो उनको हम याद रखते हैं। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा वो पोर्टल है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया सो दैट के एग्रीकल्चर से संबंधित किसानों को इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो ये है फार्मर्स पोर्टल, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, वेदर फोरकास्ट, बारिश होगी, गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी है, क्रॉप को कैसे मैनेज किया जाए, इस प्रकार के लेकर ये एक सिंगल पोर्टल है। ठीक है, कई सारे और भी पोर्टल है, ई नेम है, किसान कॉल सेंटर है, कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर फार्मर्स पोर्टल आपको याद रखना है। प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच की उस जलडमरू मध्य का नाम क्या है जो रूसी सुदूर पूर्वी के चुक्सी प्रायद्वीप को अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? आप लोगों को अलग अलग स्टेट याद रखने होते हैं, तो आप लोगों को पता है अलास्का को दूसरे एंड से सेपरेट करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये रशियन फार ईस्ट की का एक पेनिसुला है जिसको चुटकी पेनिसुला कहा जाता है, और उसके बाद दूसरी तरफ है अलास्का। तो इसके बीच में पड़ता है ये आपका बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट उनकी लोकेशन किस किस को सेपरेट कर रहा है, जैसी बातें आपको पता होनी चाहिए यार। अब यहाँ पर देखो कई सारे और भी स्टेट दिए गए हैं, जैसे कि डेविस स्टेट बताएगा ये किस किस के बीच में आपका लाई करता है। तो जो आपका ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, और दूसरी तरफ आपको कौन सा नजर आएगा? कनाडा का एक आइलैंड जिसको कहा जाता है कनाडा का बैफन आइलैंड, इनके बीच में ये आपका डेविस स्टेट नजर आता है। ऐसे ही यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये किस किस को आपका एक प्रकार से डिवाइड करता है या फिर कौन कौन नजर आता है? तो यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड और दूसरी तरफ आपको नजर आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन। तो ये है फ्लोरिडा स्टेट। एक और दिया गया है ये मैसीना स्ट्रेट, याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ मैसीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नैरो पैसेज है जो कि एक आपने इटली का साउथर्न पार्ट सुना होगा, क्या नाम है उसका? कैलेबिया, उसको सेपरेट करता है किससे? सिसिली से। तो याद रखिएगा ऐसे स्ट्रेट जो चर्चा में रहते हैं, जिन पर चर्चा होती है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उंगलिल ओरुवन आप में से एक निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? अलग अलग पुस्तकें वगैरह दी जाती हैं, तो आपको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के बारे में पता ही है, ये जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो 2021 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे, इनकी आत्मकथा है ये। ठीक है, याद रखेंगे। डीएम के पार्टी से हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
जब दो बल एक वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द टोटल ऑफ द टू फोर्सेस। भाई एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट दो दिशाओं में अगर दो बल कार्य कर रहे हैं तो क्या वो टोटल उनका नेट फोर्स बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? बिल्कुल नहीं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स? बिल्कुल नहीं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, वो डिफरेंस होगा इन दोनों के फोर्सेस। ये अगर F1 है, ये F2 है, तो F नेट क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों का अंतर। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होता। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करंट अफेयर के रूप में ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये 2022 में ये चर्चा थी। अंतिम पंघाल का नाम आपको इसमें याद रखना है। तो स्पोर्ट रिलेटेड जो भी इवेंट होता है उनकी एक्टिविटी आप लोगों को याद रखनी है। भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत किस औद्योगिक नीति से हुई जिसमें निजी कंपनियों पर प्रतिबंध कम करे गए? सभी लोग याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है आपका? लिबरलाइजेशन। हमने लिबरलाइज किया चीजों को, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया और हमने ग्लोबलाइजेशन किया, यानी कि विश्व कंपनीज के लिए अपने देश के अंदर मार्केट को ओपन किया। तो ये थी एलपीजी रिफॉर्म्स, या फिर इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के रूप में हम जानते हैं। इसमें यही था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ग्रोथ और एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। पहली चीज आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप कहोगे किसमें? तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो किससे अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो आपको यहां पर C2H4 है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है भाई। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, H H H H। ओके, अब ये है C3H8, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे, C C C H H H H H H और H। तो ये है आपका, इधर भी H लगा दो, C3H8, जिसमें सारे के सारे क्या थे? सिंगल बॉन्ड थे। ठीक है, याद रखोगे इसमें। तो चलो आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2020 जीता? यार ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपकी न्यूज होती हैं, जिनको आपके जो मेरा एप्लीकेशन है ED24, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर डेली क्विज मैं आपके लिए डालता हूँ, वीकली करंट अफेयर के PDF वीडियो अपलोड करता हूँ। वहां पर ये सारी की सारी न्यूज डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर मैं अपलोड करता हूँ। तो 2022 के अंदर स्विस ओपन जीतने वाली थी PV सिंधु, याद रखिएगा इसको। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमारे देश के क्लासिकल डांसेस और उनके संबंधित राज्यों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आंध्र प्रदेश राज्य से आपका संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ना एक गांव है जिसका नाम है कुचेलपुरम, उससे आपका ये संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे संबंधित जो संबंधित डांस है, जो इंडियन क्लासिकल डांस है। आपके कितने हैं ऐसे? 8 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना, जिसमें भरतनाट्यम है, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम और सतरिया। तो इनके संबंधित राज्य भी हमें पता होने चाहिए। अगला सवाल है, ईश्वर चंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन कौन से करेक्ट थे ईश्वर चंद विद्यासागर को लेकर। पहला है, उन्होंने बाल विवाह और बबू विवाह का विरोध किया था। बिल्कुल सही है। जब कभी भी ईश्वर चंद विद्यासागर का जिक्र हो तो हमारे देश के एक बहुत बड़े एजुकेटर, समाज सुधारक और स्कॉलर के रूप में 19वीं शताब्दी में इनको देखा गया। तो इन्होंने बाल विवाह और जो पॉलीगैमी होती है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, दूसरा है, उनके प्रयासों से पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके,
तीसरा है इनको इनकी पर्शियन लैंग्वेज की स्कॉलरशिप के लिए जाना जाता है। नहीं, ये संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान हुआ करते थे, ना कि पर्शियन लैंग्वेज के। तो ए और बी करेक्ट थे, इसीलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता। गौ शब्द से कई शब्द बने जिसका अर्थ गाय है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को किससे जाना था? एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपको एक शब्द पढ़ाया था मैंने, गौमत। ये संस्कृत के वर्ड गौ से ही डिराइव किया गया है। गौ जिसका मतलब होता है गाय, काव। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गायें हैं उसको गौमत कहा जाता था। मतलब वो क्या है? धनी है, वो अमीर व्यक्ति है। तो इसको गौमत के रूप में आप लोगों को याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर क्या थी? इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर 2021 सेंसस। 2011 का सेंसस संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, फैक्ट है, प्लीज उनको याद रख लीजिएगा। ये 1.64 थी एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भारत की। अब आप लोग पूछोगे कि सर जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती क्या है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती है जब जो ग्रोथ रेट होती है ना एक मैथमेटिकल फंक्शन वैल्यू की, वो प्रोपोर्शनल होती है किसकी? करंट वैल्यू के। यानी कि अगर एक फंक्शन है पीटी, इसको आप पीओ डैश ई आर टी, एक फॉर्मूला होता है, इसकी ग्रोथ रेट का डेटा याद रखो, फॉर्मूला मत याद रखो, ठीक है? इसमें ये पीटी को लेकर पूछा जा सकता है। ये फ्यूचर पॉपुलेशन है। ये पीओ जो होती है ये इनिशियल पॉपुलेशन होती है। ये जो आर है ये ग्रोथ रेट है। ये टी है जो ये आपका टाइम पीरियड है। आगे बढ़ेंगे भाई। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक औद्योगिक जिला है, एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है? इन चार में से आपको बताना है। फरीदाबाद, मेरठ और जयपुर और कोल्हापुर में आपको कोल्हापुर वाला ऑप्शन एक ही स्वर में आंसर करना है। ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। इसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। कई सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर है जो ऑटोमेटिव पार्ट बनाती हैं, मशीनरीज को बनाती हैं, कास्टिंग कंपोनेंट्स को बनाती हैं। तो इसीलिए इसका नाम आपका फेमस हो जाता है। सहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था कौन से इंसिडेंट के बाद? एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट की डेट याद है आपको? 5 फरवरी 1922। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चला रखा था, इसको गांधी जी ने वापस कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौरा चौरी टाउन के अंदर पुलिस चौकी के अंदर आग लगाती थी एक गुस्साई भीड़ के द्वारा। तो ये याद रखेंगे। तो ये थे 25 सवाल जो कि इस शिफ्ट से आपके संबंधित थे। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम के यूजर नेम पर, robin_sirg मेरा यूजर नेम है। आप मुझे जाकर वहां पर कनेक्ट करके आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है, कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ। मेरे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।